Hello everyone, my name is Gangesh Kumar and I welcome you in your beautiful channel that is Chemistry Guru Cool. In previous lectures we had dealt with multiple topics on the chapter that is coordination compound. Today we are going to further enhance the topic that is CFT, crystal field splitting theory, and in that the important lecture was left that was regarding the color of the complex and the metal carbonyls application part, and at the end the very important the limitation of CFT crystal field theory. And after that उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे synergic bonding, that means bonding in metal carbonyls, and how the important question could be extracted from that particular topic and which could be very much important from IIT NEET point of view, and in the upcoming future it could be definitely amalgamated in CUET and CBC examinations also. After that, what topic will be left is isomerism. So in the next video I will be covering isomerism very effectively, स्टेट बाय स्टेट. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम निकालने वाले हैं कि कैसे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को पहचाना जाए और कैसे हमको अगर एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ का कलर दिया हुआ हो तो कैसे हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकाल सकते हैं. इन सब चीज के बारे में भी हम बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए देखते हैं. टॉपिक रहेगा हमारा हेडिंग कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स. कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कहता है, सीएफटी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर एग्जिबिट करता है. तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग क्या किया, उन्होंने पहले बताया था T2G लेवल और EG लेवल. आपको याद हो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन कौन, T2G और EG लेवल ऑक्टाहेड्रल के लिए, और टेट्राहेड्रल के लिए T2 और E. ये था हमारे पास. ये किसके लिए था? टेट्राहेड्रल. ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल. कल का लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो, और इनके बीच का जो गैप है इसको क्या कहा गया था? डेल नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और डेल टी दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. यही हमारे प्रीडोमिनेंटली एनसीईआरटी के अंदर है. जो स्क्वायर प्लानर का दिया गया था वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो ध्यान रखना है आपको. तो ये कुछ चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अब कैसे इसके बेसिस पे हम कलर बताएंगे समझते हैं. तो सारे जो हमारे एग्जाम्पल इसके अंदर कवर किए जाएंगे वो एनसीईआरटी के हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार वो पूछे जाते हैं. तो देखिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं. विथ एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया किसका? टिटेनियम H2O 6 टाइम्स, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया 3+. क्या लिखा? टिटेनियम, फिर वाटर का लिगेंड लिया मैंने 6 और इसके ऊपर चार्ज बना दिया 3. आपको करना क्या होता है, कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हो उसका पहले आपको आईयूपीएसी दिमाग में सेट कर लेना है. तो इस अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कलर एग्जिबिट होता है और कैसे कलर में वेरिएशंस आते हैं. तो TiH2O6 3+, तो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आप करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? लिखेंगे इसका हेक्सा एक्वा. क्या लिखेंगे? हेक्सा एक्वा, क्योंकि 6 है तो हेक्सा. इसके लिए लिखते हैं हम एक्वा. फिर लिखते हैं क्या? पॉजिटिव है तो टिटेनियम ही लिखेंगे, और आपको पता है ये न्यूट्रल है तो इसके कारण 0 चार्ज होगा, तो टिटेनियम के ऊपर +3, यहां पे लिख दिया 3. ये हो गया इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर. हेक्सा एक्वा टिटेनियम 3, खत्म. अच्छा, अब इसके बाद हमको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर? सबसे पहली बात तो इसका हमको लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट. हमको पता चला कितना है सेंट्रल मेटल का, हमको उसी से मतलब है +3. कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? +3.
तो मतलब यहां पे Titanium+3 का मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसका लिखना है? Ti+3 का। देखिएगा कैसे लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से ही मतलब है, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स से ही कलर मिलेगा। Ti+3 का कोई कलर नहीं होता। जब ये टिटेनियम किसी कॉम्प्लेक्स में जुड़ा होगा तभी उसकी कोई कलर होगी, नहीं तो कोई कलर नहीं होगी। तो Ti+3 की अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स में कैसा कलर होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका होता है वॉयलेट कलर। कैसा कलर होता है इसका? वॉयलेट, वॉयलेट कलर होता है। अब Ti+3 के कारण कैसे कलर बना होगा देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। टिटेनियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23, एटॉमिक नंबर 23। तो कैसे लिखेंगे हम? Ar लिखेंगे 3d3 4s2 18 to 20 23 हो गया। अब Ti+3 का लिखते हैं, Ti+3 एटॉमिक नंबर 23, तो कितना हो जाएगा? Ar, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3d, क्या हो जाएगा? 3d 2 4s0, 3d 2 4s0। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब कहानी आ जाती है कि जब हमने इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो कहानी क्या बन जाएगी? कहानी क्या बन जाएगी? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब मेरे को क्या बताना है? इसका T2G लेवल और Eg लेवल। क्या बताना है? T2G और Eg। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हमको कैसे बताना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका इस तरीके से कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनता है, 1 2 3 4 d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन बताएंगे, इसको फिर हम एक्सपेंड कर देंगे ऐसे। ऊपर की तरफ हमारे पास क्या था? ऊपर की तरफ था हमारे पास Eg, नीचे की तरफ था T2G। यहां पर रखा हमने 3 dxy, dyz और dzx, और ऊपर dx² - y² और dz², ये लिया हमने। अब कहानी आ जाती है कि इसको ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन में भरूंगा तो कैसे भरूंगा? 1 और 1 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 1 और 1 2। अब मान लेते हैं कि इसको एनर्जी मिली। कैसे मिली? लिगेंड के कारण। इसको एनर्जी मिली किसके कारण? लिगेंड के कारण। तो इसने जब ये लिगेंड अप्रोच किया होगा तो एनर्जी होगी। एनर्जी किस फॉर्म में होगी? रेडिएशन के फॉर्म में। रेडिएशन का मतलब व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हम कलर की बात कर रहे हैं तो वो किसका होता है? विबग्योर का होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इनका कलर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने देखा कि इसने कलर कोई भी वेवलेंथ का एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ। यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? लैम्डा ए बी। क्या लिखेंगे? लैम्डा ए बी, कि मतलब इसने कोई वेवलेंथ का एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा? ये जो गैप है इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। कैसे? देखिए, बना देते हैं इसको। यहां पर ये 2 और ये 3, इसको नाम दिया गया T2G और इसको दिया गया Eg। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जंप कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जंप करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? एक्साइट होंगे ना, एनर्जी मिलेगा तो। अब अगर ये एनर्जी लूज करने के बाद जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये रेडिएशन एमिट करेंगे। वो जो रेडिएशन एमिट करेंगे इसको कहा जाएगा लैम्डा EM, मतलब वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। और जो इमिटेड होता है उसी का कलर हमको विजिबल होता है, उसी का कलर कॉम्प्लेक्स का कलर होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स का कलर कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रे, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, वही कलर विजिबल कलर होता है। और इसी कलर विजिबल को हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर।
तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोई कलर दिख रहा होगा तो वो किसके कारण दिख रहा होगा? यही जो एक्साइटेड रेडिएशंस मिली तो वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेडिएशंस जो है वो इमिट करेगा, तो जो एमिटेड वेवलेंथ होगा वही वेवलेंथ का कलर हमको दिखेगा। तो मतलब इसके अंदर हमको कौन सा वेवलेंथ एमिट करके दे रहा है? वायलेट कलर दे रहा है। कौन सा कलर दे रहा है? वायलेट कलर दे रहा है। ये इसके पीछे की पूरी केमिस्ट्री है। तो मेरे अंदाज से आपने टिटेनियम जो है हमारे पास, जिसके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, उसके साथ में कैसा कलर और क्यों कैसे बना, इस चीज को देखे ध्यान से, तो ये सारे के सारे क्या है? डी ऑर्बिटल्स। क्या है ये? डी ऑर्बिटल्स। तो हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ वो कहां से कहां हुआ? एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में, मतलब लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल एनर्जी में गया। तो इस टाइप के ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं? डीडी ट्रांजिशन। क्या वो कहते हैं? डीडी ट्रांजिशन। तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स किसके कारण होता है? डीडी ट्रांजिशन के कारण। किसके कारण? डीडी ट्रांजिशन। ये इसका आंसर हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर आगे और डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी के कौन कौन से और टाइप हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं और जो कि हमारे एनसीईआरटी में है और वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा CuSO4 कॉपर सल्फेट। बहुत बार आपने लेबोरेटरी के अंदर देखा भी होगा, कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है। अगर इंडिविजुअली मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं तो ये कलरलेस होता है। क्या होता है ये? कलरलेस। लेकिन अगर मैं बात करूं फिर कलर ब्लू नजर आता है हमको, तो कलर जो है वो हमको तो ब्लू नजर आता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लू कलर जो नजर आता है वो होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का। इसका कलर होता है ब्लू, इसका कलर होता है ब्लू, ये होता है कलरलेस। ध्यान रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। अगर ध्यान हो वर्नर थ्योरी अगर आपको ध्यान हो तो इसको हम कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखते हैं? Cu लिखा हमने, H2O लिखा 4 टाइम्स, फिर लिखा हमने SO4 डॉट H2O। ये होता है इसका कॉम्प्लेक्स, ये है इसका कॉम्प्लेक्स जिसका कलर क्या होता है? ब्लू। ये एक एग्जांपल हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इसका कलर ब्लू होता है। कॉम्प्लेक्स, ओनली कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट कलर। ये नहीं दिखाएगा, इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं दिखेगा, कॉम्प्लेक्स में दिखेगा सिर्फ। और एग्जांपल जैसे, और कौन सा एग्जांपल लिया हुआ? जैसे ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जैसे लिखा हुआ है NiH2O6 और इसके ऊपर दिया हुआ +2 चार्ज। NiH2O6 इसके ऊपर दिया हुआ है +2 चार्ज। इसका कलर कैसा है? ग्रीन। इसका कलर कैसा है? ग्रीन। अब क्या होगा कि इसमें कहता है, इसमें जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन करवाया है वो क्या कराया हुआ है? ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसका नाम लिख लेंगे हम, हेक्सा एक्वा निकल 2। हेक्सा एक्वा निकल 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, ये 0 है, न्यूट्रल है। ठीक है। अब इसका जो रिएक्शन है वो किसके साथ में करा दिया गया? EN का मतलब है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन इसके साथ में करवाया गया। जब इसके साथ में करवाया जाएगा तो आपको पता है ये कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेट। ये कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। मतलब एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। कितने देता है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। और वाटर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है Ni को? सिर्फ 1। वाटर कितने देता है? 1। तो अगर ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आएगा, तो कैसे आएगा? अगर एक EN को मैं यहां पे डालता हूं, एक EN कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? 2। तो मतलब यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल को मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? 2। तो इस 2 की जगह पे 1 रिप्लेस होगा। कैसे? देखिए, इसको मैं लिखता हूं रिएक्शन को,
H2O, यहां पर क्या लिखा हुआ है 6, यहां पर क्या लिखूंगा 4। अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर कम पड़ गए? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कम पड़ गए। इस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के जगह पे एक En आ जाएगा। ये हो गया कॉम्प्लेक्स, और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। इसका कलर कैसा होता है? पेल ब्लू। इसका कलर है पेल ब्लू। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। अब इसी को ये अगर हमको दे दे, ये अगर हमको दे दे तो इसका नाम कैसे लिखें? दूसरा। इसी चीज को वापस NiH2O 4 टाइम्स En, वापस इसको रिपीट करते हैं En के साथ में। वापस क्वांटिटी ज्यादा लिया हमने, रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा? यहां से वापस कितने वाटर निकालोगे? 2। यहां से वापस कितने वाटर निकालोगे? 2। 2 निकाल देते हैं। 4 से क्या कर देते हैं? इसको 2 कर देते हैं। 4 से क्या कर देते हैं? 2। और En कितने हो जाएंगे यहां पर? 2। तो कुल मिलाकर हमारे पास वाटर बाहर कितने रह गए? 2। इसका कलर कैसा होता है? या तो ब्लू होगा या पर्पल, या पर्पल ब्लू कह दो, पर्पल ब्लू कह दीजिए आप। ये हो जाएगा इसका कलर। अब इसी चीज को वापस रिपीट कर देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम? NiH2O 2 En2, और इसका रिएक्शन करा दिया हमने En के साथ में, तो क्या हो जाएगा? वो दोनों के दोनों वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? NiEn, पहले 2 थे, अब कितने हो जाएंगे? 3, और टोटल वाटर मॉलिक्यूल बाहर कितने हो जाएंगे? 2। इसका कलर कैसा हो जाएगा? वॉयलेट। इसका कलर कैसा हो जाएगा? वॉयलेट। तो मतलब ग्रीन से ये वॉयलेट तक पहुंच गया। कैसे? बस रिप्लेस करते गए लिगेंड्स को, एनर्जी अलग अलग आती गई, अलग अलग कलर बनते चले गए। अब इसको याद कैसे रखें? इसको याद कैसे रखें? याद करना थोड़ा सा भारी काम हो जाएगा, तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ट्रिक बना लेते हैं। ग्रीन जो लिखा हुआ है उसके लिए आप ट्रिक बना लीजिए ग्रेट। क्या बना लीजिए? ग्रेट। पेल ब्लू के लिए, PB के लिए आप लिख लीजिए पंजाबी। लिख लीजिए आप पंजाबी, ग्रेट पंजाबी। और इसके लिए लिख लीजिए आप B के लिए B, और वॉयलेट के लिए लिख लीजिए V। तो आपको बेसिकली इसको पढ़ना कैसे है? ग्रेट पंजाबी BV, ग्रेट पंजाबी BV, BV ना कह के BV कहना है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ग्रेट पंजाबी BV। G फॉर ग्रेट, फॉर G से लेना है ग्रीन, पंजाबी से आपको क्या लेना है? PB लेना है, पेल ब्लू, और B से क्या याद रखना है? ब्लू या पर्पल। V से क्या याद रखना है? वॉयलेट। तो ऐसे आपको चीजें याद रह जाएगी। तो ये थे एक एग्जाम्पल जो कि हमको ध्यान रखना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो NCERT के अंदर हमारे दे रखे थे और ये इंपॉर्टेंट हो सकते थे, डिस्कस कर लिया। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पता करते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, और क्या इसका वैगन का क्या थ्योरी है। वैगन, इसका वैगन बनाना है कि मतलब ये एक वैगन है कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया, जिसको कहा जाता है लैम्डा एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो, और दिखाएगा कौन सा? लैम्डा इमिटेड, इमिटेड वेवलेंथ। आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम, वही कहानी है, कहानी वही है। देखिए अब क्या होता है, इसको समझेंगे कैसे कि कौन सा वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब हुआ तो कौन सा कलर दिखेगा। क्या हम भगवान हैं? क्या हम डायरेक्ट पता कर लेंगे? नहीं, हमारे लिए ट्रिक है एक। क्या है? एक ट्रिक। देखिए क्या ट्रिक है। ये एक वैगन बनाना है आपको, ये एक वैगन बनाना है। हमको पता है कि कलर पैटर्न कौन कौन सा होता है? VIBGYO और R। विबग्योर क्या होता है? विबग्योर VIBGYO R।
तो वॉयलेट और इंडिगो को एक साथ लेना है, लिख लिया हमने वॉयलेट इंडिगो। फिर यहां पर क्या लिखना है, बी, फिर यहां पे जी वाई ओ आर लिख लिया हमने। वी और आई साथ में रखेंगे, दोनों एक जैसे ही है। वॉयलेट इंडिगो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। अब देखना समझना कहानी को। अगर मैंने आपसे कहा कि वॉयलेट कलर है या इंडिगो कलर उसने एब्जॉर्ब किया, मतलब लिगेंड ने, मेटल ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया इस वेवलेंथ का, वॉयलेट और इंडिगो का, तो बताइए कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, कलर हमेशा कौन सा दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री। कलर कौन सा दिखता है हमेशा, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर इमिटेड। जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो कलर नहीं दिखता, उसका सामने वाला इमिशन वाला दिखता है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे पता करें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो ध्यान रखिए, अगर मैंने वॉयलेट इंडिगो की बात की तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा ए बी। कहा ये एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है, अगर ये एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है तो इसके जस्ट सामने कौन दिख रहा है आपको, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मतलब अगर वॉयलेट या इंडिगो में से कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया तो कलर हमको कौन सा दिखेगा, येलो कलर दिखेगा। कौन सा दिखेगा, येलो कलर दिखेगा। इसी को मैं उल्टा कह सकता हूं कि अगर येलो कलर एब्जॉर्ब किया होगा, अगर येलो कलर को एब्जॉर्ब किया होगा तो कलर कौन सा दिखेगा, वॉयलेट कलर दिखेगा। कौन सा दिखेगा, वॉयलेट या फिर इंडिगो। सेम टू सेम आप अगर यहां पे ले लो कि अगर मान लेते हैं कि ब्लू कलर जो है उसने एब्जॉर्ब किया, ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, तो इमिट कौन होगा, इसके जस्ट सामने चले जाओ, रेड कलर ये इमिट करेगा, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेम टू सेम अगर ग्रीन कलर हो गया तो, सॉरी ब्लू के लिए ऑरेंज होगा, गलत लिख दिया मैंने, ब्लू के लिए ऑरेंज होगा। इसके सामने सामने ये है, इसके सामने सामने ये है, ये ठीक है। तो ब्लू कौन सा दिखाएगा, ऑरेंज। सेम टू सेम अगर मैंने ग्रीन की बात कर ली कि अगर मान लेते हैं कि रेड कलर इसने एब्जॉर्ब किया, रेड कलर एब्जॉर्ब किया, तो कलर कौन सा दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन कलर दिखेगा। क्या दिखेगा, ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स। ये वाइस वर्सा चलता रहेगा, ये वाइस वर्सा चलता रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, क्या ये कहानी समझ में आ गई है। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया, इफ द green color is the absorbed color, then find out the color exhibited by the same complex, that is मान लेते हैं जैसे मैंने लिख दिया NiH2O 6 और 2 प्लस, कह दिया, रैंडमली लिया मैंने। तो अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब्ड कलर है तो उसका इमिटेड कलर कौन सा होगा, ग्रीन कलर को देख लीजिए, ये रहा। अगर ये एब्जॉर्ब्ड है तो उसके सामने सामने क्या दिख रहा है आपको, रेड। तो मतलब इसका कलर क्या होगा, इसका इमिटेड कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। रेड कलर कौन सा है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ध्यान रखिएगा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही एग्जिबिट होगा कॉम्प्लेक्स का। तो ये हो गया एक छोटी सी एग्जांपल, जल्दी से इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी दे दिया, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने लिखा, क्वेश्चन है, राइट डाउन द करेक्ट ऑर्डर of lambda AB, that means absorbed wavelength, for the given complex in the increasing order, जैसे लिख दिया
NiH2O 6 2+, लिख दिया NiNH3 6 2+, और लिख दिया NiCN6। बस ये अलग अलग है। तो इसमें कैसे पता करें? ना तो हमको ये दे रखा है, हमसे पूछ ही लिया वेवलेंथ एब्जॉर्ब और कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। किसका? वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको जानकारी होनी चाहिए, जिस पे मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया था, CFSC फॉर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको लिगेंड वाला लिखाया था। लिगेंड वाला जो लिखाया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो मतलब कह सकते हैं CFSC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी स्प्लिटिंग होगी। तो जब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो उसके वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा हायर लेवल पे जाने के लिए। वेरी सिंपल, क्या कह रहा हूं मैं? अगर कोई चीज T2G लेवल पे है और EG लेवल पे जाना है, लेकिन इसके बीच का गैप हाई है, हाई गैप है, गैप अगर ज्यादा है तो कहने का अर्थ क्या है कि फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी इन दोनों के बीच की गैप ज्यादा है। तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो E इक्वल टू क्या होता है? H म्यू। एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो क्या कम? वेवलेंथ कम। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मतलब अगर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो इन तीनों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग देखिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनमें से कौन सा है? साइनाइड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनमें से कौन सा है? साइनाइड है। फिर उसके बाद कौन है? फिर उसके बाद NH3 है, फिर उसके बाद H2O है। ये ऑर्डर है लिगेंड का। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये है, तो सबसे ज्यादा CFSC इसमें होगा, सबसे ज्यादा CFSC इसमें होगा। CFSC का ऑर्डर ये रहा, समझ पा रहे हैं आप? इसको मैं नंबर दे देता हूं 3, इसको दे देता हूं 2, इसको दे देता हूं 1। तो ये लिगेंड का ऑर्डर है। तो अगर एनर्जी ज्यादा ले रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। तो मतलब अगर वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है तो इसको रिवर्स कर देंगे। वेवलेंथ का ऑर्डर अगर पूछेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो हमसे पूछ क्या रहा है? वेवलेंथ का ही तो ऑर्डर पूछ रहा है, वेवलेंथ का पूछ रहा है। तो लैम्डा ऑफ AB इस, ध्यान रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CFSC। CFSC की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि एनर्जी है, ये एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा वेवलेंथ। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये जो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये वाला, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसमें से तीनों में से सबसे ज्यादा लैम्डा AB किसकी होगी? किसकी होगी? सबसे ज्यादा किसकी होगी? पहले वाले की होगी। फिर उसके बाद क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रखा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम से ज्यादा में जाना है। थर्ड सबसे कम, फिर उसके बाद 2, और फिर उसके बाद फर्स्ट। ये ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, ये ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे कम होगा उसको पहले, फिर उसके बाद कम, और सबसे ज्यादा वाले को सबसे पहले। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि थर्ड मैंने क्यों कहा सबसे कम, और फर्स्ट को सबसे ज्यादा क्यों किया? क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो CFSC कम होगा, CFSC कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो क्या होगा? वेवलेंथ ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। लैम्डा ऑफ AB ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी। ये है लैम्डा ऑफ AB का ऑर्डर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया?
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। ये थे कुछ कलर से रिलेटेड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग कलर। हमारा एक स्पेशल वीडियो अलग से आएगा जिसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो उसमें कलर से रिलेटेड और क्वेश्चन बात करेंगे, मतलब सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेंगे। अभी के लिए कलर के लिए इतना ही था। मेरे अंदाज से कलर से रिलेटेड चीजें आप क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में। अब चलते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल में। किसमें चलते हैं? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, उसको कंसिडर कर रखते हैं, जिसको हम सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। और क्या कहानी है इसमें, इसको समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में जो दे रखा उससे दो चीज एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे। देखिए क्या है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल। हालांकि मैंने ये बता भी रखा है आपको, आप जब ये पढ़ाऊंगा मैं तो आपको धीरे धीरे चीजें याद भी आएगी, तो उससे भी चीजें क्लियर होगी। देखिए बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, मेटल लेंगे मतलब एक M और दूसरा होना चाहिए CO। कार्बोनिल इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड है ये, या कार्बोनिल ग्रुप कह दो आप, ठीक है। अच्छा, इसके पास क्या होता है मेटल के पास, ध्यान रखिएगा, मेटल के पास होता है एक तो एम्प्टी ऑर्बिटल, इसको ऐसे बताएंगे, और एक फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको डी ऑर्बिटल कहा जाता है। ये मैंने डी ऑर्बिटल बनाया है और एक ऑर्बिटल खाली रखा है डी का, ठीक है। सेम टू सेम कार्बन के पास भी क्या होगा, कार्बन के पास भी क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा जिसके पास, उसमें क्या होगा, लोन पेयर। कार्बन के पास एक ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसमें होगा लोन पेयर, और बाकी कार्बन का और ऑक्सीजन का, ये दोनों मॉलिक्यूल है। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग CO एक मॉलिक्यूल है, और इनके पास क्या है, इनका एंटी बॉन्डिंग खाली। एंटी बॉन्डिंग जो होता है जिसको हम स्टार से भी बताते हैं, अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ध्यान से पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तो आपको पता होगा ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम स्टार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये लिख लिया हमने। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ध्यान रखिएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। कैसे निकालते थे हम बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, NB, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2। ये होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। कितने बॉन्ड होंगे? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्ड ऑर्डर, 3 बॉन्ड ऑर्डर, ये सब सारी चीजें हम इससे निकालते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अब क्या होता है कि ये तो कंप्लीटली फिल्ड होता था, ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, ये फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और ये एम्प्टी है, इसके पास ये क्या है, लोन पेयर। क्या है ये? लोन पेयर। और ये क्या है हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन सा है? P वाला। कौन सा है ये? P, ठीक है, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है कार्बन और ऑक्सीजन के पास। अच्छा, अब क्या होगा कि यहां पर इन दोनों के एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण क्या बन रहा है यहां पर, सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है यहां पर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में होगा, और इनके बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। और पाई के ऊपर स्टार लगाएंगे। क्यों स्टार लगाएंगे? स्टार क्यों लगाया? क्योंकि ये किसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, एंटी बॉन्डिंग में। किसमें शेयरिंग हो रही है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसलिए यहां पर स्टार लगाया। तो यहां पर क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है यहां पर, साइडवेज ओवरलैपिंग। यहां पे लिख देता हूं मैं, साइडवेज ओवरलैपिंग। और जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। इसलिए इस टाइप के बॉन्ड को हम सिग्मा
पाई स्टार बॉन्डिंग भी कहते हैं, सिग्मा पाई स्टार बॉन्डिंग भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो बॉन्डिंग इसने बनाया सिग्मा पाई स्टार बॉन्डिंग, इसको ही सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। और इस टाइप के इफेक्ट को सिनर्जिक इफेक्ट कहा जाता है। और ये हमको देखने को कहां मिलता है? मेटल कार्बोनिल्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है हमको, ठीक है। और ये जो चीज आपको दिख रही है, इसको पाई एसिड लिगेंड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? पाई एसिड लिगेंड। ये मैंने आपको बताया था उस समय। ध्यान रखिए, यहां पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो रही है। इसके अंदर कौन सी हो रही है? इसके अंदर डी है और इसके अंदर पी है, तो डी पाई पी पाई, ये याद आ रहा होगा आपको, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, जो कि वीक बॉन्डिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं, इसलिए ये एसिड की तरह काम करते हैं ये लिगेंड्स। तो पाई एसिड लिगेंड भी कहा जाता है इसको। ये बात आपने समझ लिया होगा। इसमें हो क्या रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड और मेटल जो है, इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्या लिख लेंगे हम? मेटल एंड लोन पेयर ऑफ carbonyl group forms axial overlapping, जिसके कारण से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा द sideways overlapping takes place between filled d orbital of metal and anti-bonding molecular orbital of कार्बोनिल ग्रुप। तो वहां पर कौन सा बनता है? पाई स्टार बॉन्डिंग कहलाता है। पाई स्टार क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में हो रहा है। इस टाइप के इफेक्ट को हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, और इस टाइप के बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। ये है सिनर्जिक बॉन्डिंग की कहानी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। अब पाई एसिड लिगेंड के और भी एग्जांपल्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है, वहां से आप पता कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब कुछ चीजें इसके अंदर जो जानकारी करने के लोग हैं, और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? स्टेबिलिटी। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी से, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात ए पॉइंट ले लेते हैं, चार्ज डेंसिटी ऑन द मेटल। चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मेटल की तरफ ज्यादा हो जाए। मेटल के ऊपर ज्यादा कब हो रहा है? जब हम बात कर रहे हैं किसकी? एम और सी के बॉन्डिंग की। एम और सी के बीच की जो बॉन्डिंग थी, जिसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, उसके कारण क्या हो रहा था कि जो कार्बन की तरफ से जो मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे वो बढ़ रहे थे। तो जगह कम थी, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ज्यादा हो जाए तो चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, तो जब चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो क्या होगा? चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब बिल्कुल पास में आएंगे, बहुत टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा? उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा।
दूसरी चीज, अगर बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है उसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होगा। ये सब सारी चीजें हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कभी ना कभी 11th क्लास में, कि जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। बॉन्ड मजबूत है, एक दो तीन बॉन्ड होंगे तो उसको तोड़ने में भी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो जल्दी से टूटेगा नहीं, मतलब बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये बात हो गई। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो रहा है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा। तो जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो कोई चीज अगर ऐसे सिंगल बड़ी है, इसको मैं तोड़ करके तीन पार्ट में ले लूं, छोटा कर दूं, तो क्या ये छोटा हो जाएगा? अगर इसी को तोड़ करके मैं ऐसे ले लूं तो क्या ये छोटा हो जाएगा? छोटा होने का मतलब क्या है, कोई चीज इतनी बड़ी थी और इसको मैंने क्या किया, बॉन्ड ऑर्डर इसका बढ़ाना है। अभी ये सिंगल बॉन्ड है, इसको मैंने छोटा कर दिया और डबल बॉन्ड बना लिया, तो अब बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। इसी को मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। तो आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो रही है। बॉन्ड लेंथ कम हो रही तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। तो बॉन्ड लेंथ इसके अंदर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर बिल्कुल पास आ जाएंगे तो लेंथ छोटी होगी। लेंथ छोटी होगी। ये किसके अंदर होगा, मेटल और कार्बन के बीच में। तो अगर कार्बन से सारे इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब अगर मैं बात करूंगा सी और ओ के बीच की, सी और ओ के बीच से, अब मान लेते हैं ये जैसे एम है, ये एम है, ये सी है, और मेरा चेहरा जो वो ओ है, मान लेते हैं। तो क्या होगा कि अगर जितना ये इसके तरफ, कार्बन जो है जितना इसके तरफ जाएगा, तो आप देखोगे कि मेरे मुंह से और मेरे ये जो राइट हैंड है इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, इसका लेंथ बढ़ता जाएगा। इसका लेंथ बढ़ना मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ यहां पर इंक्रीज हो रही है और यहां पर छोटी हो रही है। जितना ये इसके पास आएगा, इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होगी, और मेरे और इस हैंड के बीच की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। तो कहने का अर्थ है कि जो भी यहां पर चेंज हो रही है उसका उल्टा चेंज यहां पर हो रहा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। क्योंकि ये बना किससे है, एम सी ओ, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल। तो इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है सब देखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने पता किया, हमने कहा कि अगर यहां पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है ना, तो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही होगी। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज। और बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। ये कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। कैसे, उससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ले लीजिए। ले लिया आपने? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड। अब कहानी क्या है देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, इफ CO bond length is 1.112 एंगस्ट्रॉम। मान लेते हैं कि कार्बोनिल के अंदर, CO के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.112 है। देन फाइंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO in FeCO5 2+। ऑप्शन ए दे देता हूं मैं, 1.112 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी 1.312 एंगस्ट्रॉम। सी 1.105 एंगस्ट्रॉम। और डी ऑप्शन 1.732 एंगस्ट्रॉम। ये लिख के दे दिया मैंने, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन है। दिमाग लगाइए, पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या होता है। चलिए बात करते हैं। इफ कार्बोनिल बॉन्ड इज 1.112, ठीक है।
आपको ये बात पता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ये अगर आपको पता होगा तभी सॉल्व होगा। अभी सीओ अकेला है, लेकिन कह रहा है जब इसको इस कॉम्प्लेक्स में ले लूं, मैं कार्बोनिल कंपाउंड बना दूं, मेटल कार्बोनिल बना दूं, तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी जस्ट हमने बात किया क्या था कि सी और ओ के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और एम और सी के बीच में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। यही हमने बात करा अभी, जस्ट बात करी हमने। तो कहने का अर्थ है कि यहां बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, यहां बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो ओरिजिनल कितना दे रखा है 1.112, तो मतलब अब बॉन्ड लेंथ इसके साथ में जुड़ने के बाद इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो अब देखिए इंक्रीज किस किस में हो रहा है, देखना, ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। इसमें ड्रास्टिकली, नोट लिखिए, माइन्यूट इंक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा, ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं होता, माइन्यूट इंक्रीज। तो ऑप्शन में आप बहुत ध्यान से खेलेंगे, ठीक है। यहां पर 1.112, ये तो इसके जैसा ही हो गया, ये कैंसिल। 1.112 112 है, ये 105 हो गया, तो ये भी कैंसिल, कम हो गया, ये कम थोड़ी होगा, ज्यादा होगा। यहां पर 1.312 ज्यादा है, 1.732 ज्यादा है। दोनों में से देखिए ड्रास्टिक चेंज नहीं, माइन्यूट इंक्रीज होता है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, ले लिया आपने, चलिए अब मैं ले लेता हूं थोड़ा सा और आगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे बेस्ड। एक और क्वेश्चन कोई दिमाग में आता हो तो ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा, predict the correct order of increasing bond order for the following complex, following metal carbonyl complex, ठीक है। ये कह दिया हमने, लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया MnH2O6 प्लस लिख लिया CrH2O6, और एक में लिख दिया VH2O6 और लिख दिया यहां पर माइनस। MnH2O6 प्लस CrH2O6, कोई चार्ज नहीं, VH2O6 और माइनस चार्ज। अब क्या करें, लिगेंड सेम है, ओ मेटल कार्बोनिल बनाना था ना, यहां पे H2O नहीं, यहां पे CO लिखेंगे, CO, ठीक है। ये ले लिया हमने, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। अब सबके अंदर क्या चेक करें, कैसे करें, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेटल कार्बोनिल, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक तरीका है चार्ज डेंसिटी का। किसका, चार्ज डेंसिटी का, कि चार्ज डेंसिटी जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, किसमें, एम और सी में, और सी और ओ में इंक्रीज होती है। ये जस्ट अभी हमने पढ़ा। तो हम क्या करते हैं, इन सब का इसको नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। इन सब का चार्ज डेंसिटी चेक कर लेते हैं। और पूछा किसका है, करेक्ट ऑर्डर फॉर, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, फॉर द, चलिए सही पूछा, मेटल कार्बोनिल के लिए पूछा, मतलब एम और सीओ के बीच में, मतलब एम और सी के बीच में बात कर रहा है, एम और सी के बीच में बात कर रहा है, मेटल कार्बोनिल
सी और ओ के बीच में नहीं, कार्बोनिल के बारे में बात नहीं किया, मेटल कार्बोनिल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि चार्ज डेंसिटी जब इंक्रीज होती है, चार्ज डेंसिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होता है, और सेम टू सेम बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होती है। लेकिन जब चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। एक रिलेशन भी मैंने आपको लिखाया था, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू, ऊपर चार्ज होता है नीचे रेडियस होता है, याद रखना स्टार्टिंग में। तो इन तीनों के अंदर हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका होगा, चार्ज डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, हमको पता करना पड़ेगा mn के ऊपर, मेटल की चार्ज डेंसिटी देखनी है। किसकी देखनी है, चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल। तो पता करते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर ऑक्सीडेशन देखिए, ये कार्बोनिल है तो जीरो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर जीरो, इसका भी जीरो होता है चार्ज, इसका भी जीरो होता है चार्ज। तो मतलब इसका जीरो है तो मतलब mn का कितना होगा यहां पर, +1। mn का कितना हो जाएगा, +1। यहां पर कितना हो जाएगा, क्रोमियम का 0 और वैनेडियम का कितना हो जाएगा, -1। तो चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, -1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा किसकी है, थर्ड की, फिर 2 की, फिर 1 की, क्योंकि +1 है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हट रहे हैं। 1 थर्ड नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो चार्ज डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, और पूछा भी बॉन्ड ऑर्डर है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा किसका है, 3 का। पूछा किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम किसका है, देखिए फर्स्ट का है, सबसे कम किसका है, फर्स्ट का, फिर उसके बाद किसका है, सेकंड का, और फिर सबसे ज्यादा किसका है, थर्ड का। ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर का, किसके लिए, मेटल कार्बोनिल के लिए, मेटल कार्बोनिल के लिए। और अगर सिर्फ कार्बोनिल के लिए पूछता तो, ओनली सिर्फ कार्बोनिल के लिए पूछता, अगर कार्बोनिल के लिए पूछता तो इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कार्बोनिल में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ती है मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर घटेगा मतलब क्या है कि, मतलब क्या है, ये जो ऑर्डर है इसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये थर्ड जो होगा वो सबसे कम, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, ये ऑर्डर हो जाएगा कार्बोनिल के लिए। मेटल कार्बोनिल के लिए ये ऑर्डर है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। चलिए, ये बात हो गई, और बात कर लेते हैं, और इसके अंदर क्या क्या रह गया देख लेते हैं। अब आ जाता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। 18 इलेक्ट्रॉन रूल। उससे पहले मैं इंक डाल देता हूं जल्दी से इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा ब्लर हो रहा है ये। तो हमने क्या किया, हम कह रहे हैं स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करनी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल्स on the basis of 18 इलेक्ट्रॉन मेथड। ये कहता है कि किसी का भी कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, उसमें जो कॉम्प्लेक्स है, अगर उसका टोटल सम जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो 18 हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। ये हालांकि एकदम करेक्ट नहीं है स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए, कहीं पर लगेगा भी, कहां पे भी नहीं लगेगा, लेकिन मेटल कार्बोनिल्स के लिए बिल्कुल लगता है। मेटल कार्बोनिल्स के लिए बिल्कुल लगता है, वाजिब है। ठीक है, क्या कहानी है इसकी देखिए। ये क्या कहता है, 18 इलेक्ट्रॉन मेथड कैसे काम करता है देखिए। सबसे पहले तो मैं कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे जैसे मैंने लिख लिया NiH2O6 और 2+ ले लिया मैंने। ठीक है, 2+। तो इसके लिए हमने क्या किया,
लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए P से नाम दे देता हूं मैं इसका, इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns सबसेल, number of electron in ns subcell plus number of electron in n minus 1 d subcell plus number of electron given by ligands in the compound, इन सबको ऐड करना है। तो जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर वो 18 के बराबर हो जाता है, इफ इक्वल टू 18, देन कंपाउंड इज स्टेबल। तब कंपाउंड स्टेबल है, तब कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कार्बोनिल की बात हो रही है। तो चलिए इसका पता कर लेते हैं। इसके अंदर ये रूल लगा के देखते हैं। इसको ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। एक दो एग्जांपल इसके ले लेंगे समझने के लिए। देखिए, जैसे मैंने लिखा NiH2O6 2+, तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए पहले Ni को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, Ni को। तो देख लेते हैं, Ni को लिख के देखते हैं। लिखा हमने, Ni एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 28। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 28। ठीक है, क्या लिखोगे आप, Ar 3d8 और 4s2, 3d8 और 4s2। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, देखिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, और यहां पर कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 2। तो s में कितने हैं, ns, और ये n-1d हो गया। ns में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं इसके अंदर, 6 लिगेंड है। एक वाटर कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2। तो +2 × 6 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 + 8 + 12। तो ये कितने हो गए, 10 और 12 कितने हो गए, 22। ये तो भाई साहब हो गए ज्यादा। क्या हो गए, ये ज्यादा। तो इससे काम तो बनेगा नहीं। अब देखिए, कहानी आती है कि यहां पर क्या चीजें हमको ध्यान देनी थी। हमको इसके अंदर क्या चीजें ध्यान देनी थी, ये देखा हमने कि कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं ns के अंदर, कितने हमारे पास n-1 के हैं, और कितने हमारे पास लिगेंड में हैं, ये हमने देखा, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला। तो ये 18 के बराबर नहीं है, मतलब मेटल कार्बोनिल क्या है, अनस्टेबल। क्या हो गया, ये अनस्टेबल। और देखिए, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये सब निकालने से पहले, अनस्टेबल भी है, ये सब निकालने से पहले ध्यान रखना निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई, देखिए, हमने डायरेक्ट निकल का निकाल दिया, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखा, क्योंकि हमको तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए चाहिए ना। तो निकल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका चार्ज होता है 0, तो मतलब निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब हमको +2 का निकालना था। किसका निकालना था, +2। तो अगर Ni+2 का निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रल स्टेट नहीं था, ये चार्ज वाला था, तो इसका चार्ज वाला निकालना जरूरी है। तो ये इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दोगे तो कहां से निकलेगा, S में से। तो ये कितना हो जाएगा, Ar 3d8 और 4s0, स्लिप हो गया, ये चीज ध्यान नहीं दिया हमने। 4s0, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए S में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ns में 0, n-1d में कितने हो गए, 8, और ऐसे लिगेंड कितने, 6 × 2 करोगे तो 12। तो ये कितने हो गए, 20। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 20। तो 20 हो गए, मतलब ये अनस्टेबल ही है, ये अनस्टेबल ही है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और बात करते हैं। ले लीजिए।
चलिए कुछ क्वेश्चंस देखता हूं मैं, अपने पास मिलने चाहिए बुक के अंदर से। जैसे ले लेते हैं ले लेते हैं क्वेश्चन। दो क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इससे पता करते हैं हम कहानी आगे की। ले लिया हमने, क्वेश्चन है NiCO4। क्वेश्चन नंबर 2 NiCO4 और पता करेंगे कि क्या ये स्टेबल है या नहीं है। दूसरी तरफ क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया हमने VCO6। ठीक है, ये ले लिया हमने और कहा दोनों में से कौन सा स्टेबल है, और अगर स्टेबल नहीं है तो ये क्या है। देखिए NiCO4 लिखा तो सबसे पहले हमने रूल लगा दिया। रूल क्या था हमारे पास, P इजिकल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N-1D प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय लिगेंड। सेम टू सेम यहां पर भी लिख लेंगे। अब देखिए इसके ऊपर चार्ज निकालना है। निकल के ऊपर कोई चार्ज होगा, इसके कारण जीरो है कार्बोनिल कंपाउंड, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, जीरो। ये न्यूट्रल है, ठीक है। Ni कितना रहता है 28। तो हमने क्या लिख लिया इसके लिए, देखिए AR कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4S2। ये कितने हो गए, देखिए 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS में कितने हैं, 2। N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। और इलेक्ट्रॉन कितने पेयर है यहां पर, 4। कार्बोनिल कंपाउंड 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 1। तो 4 इंटू 2 कर देंगे, 4 इंटू 2 तो 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो यहां पर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल मेटल कार्बोनिल। ये क्या हो गया, स्टेबल मेटल कार्बोनिल। अब इसके बारे में पता करते हैं। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23। ये भी मेटल कार्बोनिल है, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0। ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0। तो हमने क्या किया, V23 होता है तो लिख लेते हैं AR 3D3 और 4S2, 23 हो गए, ठीक है। अब इसके लिए ये लिख लेते हैं P इजिकल्स टू NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और एक कार्बोनिल कितना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितने देंगे, 12। 2 इंटू 6 कर लेंगे तो कितना हो गया, 5 प्लस 12, टोटल हो गया 17। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 1। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिलता तो स्टेबल होता है। कितने, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाता तो ये स्टेबल हो जाता। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता तो ये स्टेबल हो जाता। तो एक इलेक्ट्रॉन का मिलना मतलब VaCO6 और इसके ऊपर -1 चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहीं से मान लेते हैं मिल गया, कहीं से। अभी तो ये क्या है, अनस्टेबल। अकॉर्डिंग टू द रूल ये क्या है, अनस्टेबल। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। यहां पर अभी कितने हैं, 17। तो ये किसके तरह काम करेगा, आपसे कभी कभार इसके बेसिस पे ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम कहते हैं ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तो मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और वो किसके तरह काम करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एजेंट उल्टा होता है, सामने वाले को ऑक्सीडेशन करने में मदद करेगा। सामने वाला ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो अगर सामने वाला इलेक्ट्रॉन कोई होगा डोनेट करने वाला, तभी तो ये गेन कर रहा है। मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का मदद कर रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किसके तरह काम करेगा, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स अगर 18 इलेक्ट्रॉन मेथड को फॉलो नहीं करेगा तो ये किसके तरह काम करेगा। तो आप इसी के बेसिस पे, इसी इलेक्ट्रॉन मेथड के बेसिस पे बता पाओगे कि क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा
या रिड्यूसिंग। अगर इसके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो 18 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है 19, बनना इसको क्या है 18, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। डोनेट मतलब खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग। इसी चीज को उल्टा कर लेना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन, तो अगर वो ऑक्सीडेशन है तो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये है किसके बारे में? मेटल कार्बोनिल्स के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कहानी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लास्ट टू लास्ट बात कर लेते हैं, लास्ट टू लास्ट बात कर लेते हैं कि बेसिकली कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो उसका यूसेज कहां पर है। यूसेज, यूसेज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यूसेज, पहला यूसेज क्या है देख लेते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्सेस मान लेते हैं हम, क्लोरोफिल ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है। मैं वही इंक्लूड कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड B12 कॉम्प्लेक्स, B12 विटामिन कॉम्प्लेक्स। B12 क्या है? विटामिन। इन सब के अंदर these are complexes, these are complexes of, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन, Fe। और B12 में क्या होता है? कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। समझ गए बात? ये पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। और क्या ले सकते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर सिस्प्लेटिन इज यूज्ड, सिस्प्लेटिन इज यूज्ड, सिस्प्लेटिन को यूज किया जाता है। अब ये कैसा दिखता है देखिए, प्लेटिन लिखा हो मतलब प्लेटिनम है, सेंट्रल एलिमेंट। इसको घेर किससे रखा होता है? 4 लिगेंड से। यहां पर NH3, यहां पर Cl और यहां पर Cl, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। लेकिन सिस क्यों कहा गया? अगर सेम सेम साइड होता है तो इसको सिस कहा जाता है, सिस ज्योमेट्री कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है सिस्प्लेटिन। क्या नाम है इसका? सिस्प्लेटिन। ठीक है। और एक और है हमारे पास विल्किंसन, विल्किंसन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। विल्किंसन कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ, हाइड्रोजिनेशन ऑफ, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में विल्किंसन नाम का एक कैटलिस्ट यूज में आता है। कैसा दिखता है वो देखिए, ये होता है Ru, रुथेनियम, NH3, 6 और ये आ जाएगा 2+, रुथेनियम NH3 6 2+। ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मुझे डाउटफुल लग रहा है। Ru NH3 6, एक मिनट में कंफर्म ही कर लेता हूँ बुक से, एक मिनट रुकिए। कंफर्म कर लिया है। RH PPH3
Cl, ये इसका नाम है। P PX3Cl, ये है रोडियम। क्या कहलाता है ये? रोडियम। PPH3 को क्या कहा जाता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और ये है क्लोरीन। ये क्या है? क्लोरीन। इसका IUPAC आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसका PPH3 का होल थ्राइस हम यूज करेंगे, होल थ्राइस, PPH3 का होल थ्राइस ये यूज करते हैं, ये इसका नाम होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? C पहले लिखेंगे क्लोरिडो, क्योंकि एक ही है क्लोरिडो। फिर लिखेंगे 3 है तो ट्रिस, ट्रिस। फिर क्या लिखेंगे? ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन। ये होता है न्यूट्रल और ये होता है -1। तो -1 और न्यूट्रल, इसके कारण ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा? +1। तो हम लिख लेंगे रोडियम, रोडियम 1। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो विल्किंसन कैटलिस्ट यूज किया जाता है। C ये हो गया, A ये हो गया, B ये हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमको पता होने चाहिए। चलिए, ये हो गए कुछ यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब लास्ट एक रह जाता है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। उसको कंप्लीट करते हैं और वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि हमारा है EAN। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो कोवलेंसी के बारे में कहीं बात नहीं करता, कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात नहीं करता, वो ओवरऑल सबको आयनिक मान के चल रहा था। ये उसकी गड़बड़ थी। उसी चीज को समझाएंगे कौन? लीगेंड फील्ड थ्योरी, LFT। LFT जो कि अभी हमारे काम का नहीं है, ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। लीगेंड फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो कंप्लीट एनालिसिस करते हुए पूरा कंप्लीट बनाएगा वो LFT बनाएगा। क्यों LFT की जरूरत पड़ी? क्योंकि जो CFT था वो ये मान के चल रहा था कि सारे की सारी चीज आयनिक है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स है। ये कोवलेंसी के बारे में बात ही नहीं करता था, कोवलेंट बॉन्ड को इंक्लूड ही नहीं किया इसमें। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली एक टाइप से कोवलेंसी ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। मानते हैं 100% आयनिक नहीं होता, कोवलेंसी होती है, लेकिन कोवलेंसी के बारे में कहीं बात ही नहीं की। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो उसको बताएगा सुधार करके LFT, लीगेंड फील्ड थ्योरी, जो कि अभी हमारे काम का नहीं है, वो हम इंजीनियरिंग्स में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं EAN। इसको कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। इसको सिडविक थ्योरी भी कहा जाता है, सिडविक थ्योरी भी कहा जाता है इसको, सिडविक थ्योरी। क्या है बेसिकली? कुछ नहीं है, ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड, एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड will be stable if it attains the relative atomic number of corresponding नोबल गैस। जो भी नोबल गैस है उस कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के अंदर उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर लेता है, एटॉमिक नंबर अटेन कर लेता है, तो वो हो जाएगा स्टेबल। ये सिडविक थ्योरी थी, जो कि कंप्लीट मतलब कह सकते हो बहुत जगह लगेंगे, बहुत जगह पे नहीं लगेंगे, तो इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। इसके बाद बहुत सारी थ्योरी आ गई थी, ये मैंने इसको लास्ट में इसलिए लिया ताकि छोटा सा था, छोटू सा, ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। CFT का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ये सब उसके बाद में आया हुआ है, इसके बाद के थ्योरीज हैं। ये स्टार्टिंग के चैप्टर का ही थ्योरी है जो मैं अब ले रहा हूँ, छोटा सा था इसलिए लेटर ऑन ले लिया। ठीक है, अब देखिए EAN कैसे निकालते हैं किसी का भी। जैसे मैं मान लिया फॉर्मूला है, नॉर्मल इसका लिख लेता हूँ मैं, EAN निकालने का थ्योरी। ये हो जाता है एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये शॉर्ट फॉर्मूला है, हर जगह लगेगा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, और दूसरा कुछ मत लेना, लग जाएगा इस पर, सब पे लग जाएगा। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई सा भी ले लेते हैं, देखते हैं उसका EN निकाल के। चलिए, अगर वो नोबल गैस के बराबर आ रहा है एटॉमिक नंबर के, तब तो वो स्टेबल है, नहीं तो स्टेबल नहीं है। देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया NiCO4 ले लिया, ठीक है। निकल का एटॉमिक नंबर 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 4, क्योंकि ये मोनोडेंटेट है तो एक लिगेंड एक ही डोनेट देता है। मैंने आपको बताया था एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जितने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहे हैं 4, तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 4। तो ले लिया हमने, कितने हो गए 28 प्लस 8, 28 और 8 कितने हो गए 36। ये किसका होता है क्रिप्टन, ये किसका होता है क्रिप्टन, 36 क्रिप्टन का ही होता है। तो ये नोबल गैस के बराबर आ गया, मतलब ये स्टेबल है अकॉर्डिंग टू EAN। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 36, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 36, मतलब ये स्टेबल है। ये है EN, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स लीजिए उसका EN निकाल लीजिए, नंबर है बस ये 36 आएगा, नोबल गैस के बराबर आएगा, 18 आएगा, नहीं भी आएगा, नहीं आया तो घबराना मत, मतलब आप सही हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला, बस इसमें कैलकुलेशन में गलती मत करना। ये था हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मेरे अंदाज से आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा। आज काफ़ी कुछ हमने इम्पोर्टेंट सीखा। आगे आने वाला जो लेक्चर है वो आइसोमेरिज्म इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे, और फिर एक लास्ट वीडियो जो आएगा हमारा वो आएगा क्वेश्चनर का, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे। कीप एंजॉयिंग द Chemistry Gurukul channel and the lessons which are being prepared here. Thank you for joining. Have a great day.